हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं विशेषण। क्या होता है विशेषण। विशेषण को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा किसी स्थान प्राणी के बोध कराने को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान हुआ, प्राणी हुआ या कोई वस्तु हुई, उसके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, पेड़, पहाड़, नदियाँ, तालाब आदि क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में शब्द लाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, उसने, हमारा, हम, तुम्हारा, उसको, उसकी, ये शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम घर जाता है। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राम एक बार लिखोगे, राम घर जाता है। वह एक अच्छा लड़का है, उसने आज पाठ याद किया है। वह 2 बजे से घर आता है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे आप क्या प्रयोग कर रहे हो, राम के स्थान पे कुछ शब्द प्रयोग कर रहे हो। वह, उसका, उसको, हमारा, तुम्हारा, ये शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। बात आती है विशेषण। विशेषण क्या होता है। विशेषण आपका होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा विशेषण। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और आपसे पूछा जाए बताइए विशेषण का मतलब क्या होता है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है विशेष। जिसकी विशेषता, कोई खास बात है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ये भाववाचक भी हो सकते हैं, गुणवाचक भी हो सकते हैं, द्रव्यवाचक भी हो सकते हैं। मतलब ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे राम एक लड़का है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कहा गया राम एक अच्छा लड़का है, जो अच्छा शब्द आया वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। राम एक बुरा लड़का है, जो बुरा शब्द आया वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्योंकि राम की विशेषता को दर्शा रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अच्छा जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है किसकी विशेषता, राम की। राम क्या होती है, संज्ञा होती है। वह बहुत ही बेकार है, जो बेकार शब्द आया किसके नाम का आया, वह के नाम का आया। वह क्या है, सर्वनाम है। जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा को लिखोगे, परिभाषा रिप्रेजेंट करते हैं इसकी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने, आप ऐसी सीधा भी लिख सकते हो, बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये परिभाषा और ये शब्द समझ में आ गया होगा। विशेषण कहा जाता है। अगर आप चाहते हो कि बुक से ही इसकी परिभाषा को उठाया जाए और लिखा जाए तो परिभाषा आप इसकी दूसरी भी लिख सकते हो, ओवर, जो अच्छी परिभाषा रहेगी। लिखोगे, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उसे विशेष्य कहा जाता है। क्योंकि आप विशेषण पढ़ के चले जाते हो, फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए दिए गए वाक्य में विशेषण क्या है और बताइए दिए गए वाक्य में विशेष्य क्या है। तो उसकी जानकारी के लिए हमें देखना होगा इस क्वेश्चन को।
एक उदाहरण लेते हैं इसके साथ साथ अभी, उदाहरण जो आपको बातें क्लियर कर दे। मोटी लड़की हंस पड़ी। मोटी लड़की हंस रही है, आप ये भी लिख सकते हो। अगर बात करी जाए कौन सी लड़की, मोटी लड़की क्या कर रही है, हंस रही है। हंसना क्या कहलाएगा, उसका नेचुरल कहलाएगा कि वो क्रिया कर रही है। लेकिन अगर बात करी जाए लड़की है, तो लड़की क्या शब्द आएगा इसमें, लड़की क्या होगी, विशेष्य होगी। और मोटी क्या होगी, विशेष्य कहलाएगा। देखो मोटी कहलाएगा आपका विशेषण, और लड़की कहलाएगा आपका विशेष्य। विशेष्य जानते हैं दोबारा से, अगर आपको उदाहरण से क्लियर नहीं हुआ है, आप दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बातों को। जैसे राम एक लड़का है, ये तो सिंपल वाक्य हुआ, साधारण वाक्य हुआ। लेकिन कहा गया राम अच्छा लड़का है। जो अच्छा आया है किसकी वजह से आया है, राम की वजह से आया है। राम इसमें क्या कहलाएगा, राम इसमें कहलाएगा सर विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है, वो विशेष्य कहलाता है। और जिसकी जो उसके बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। समझ आया आपको। दोबारा से एक उदाहरण और लिखे, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। अब मैं बात करूं अच्छा शब्द किसकी वजह से आया है, राम की वजह से आया है। तो राम और अच्छे को ही हम बताने वाले हैं। राम की वजह से आया तो विशेष्य कहलाएगा, और राम की वजह से क्या आया है, अच्छा शब्द आया है, तो ये आपका विशेषण कहलाएगा। समझ आया आपको। ठीक है, नोट करिए। तो आपने यहाँ तक सीखा विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेषण जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। दोबारा से, विशेष्य क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है जिसके बारे में बताई जाती है। राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या होगा, विशेष्य, और अच्छा क्या होगा, विशेषण होगा। अब बात कर लेते हैं विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण मात्र 4 प्रकार का होता है। विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा लिख लेते हैं एक बार। विशेषण कितने प्रकार का होता है भाई, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर लास्ट सार्वनामिक परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा होगा आपका लास्ट सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये संज्ञा के नाम के अकॉर्डिंग ही है क्या इनके नाम? अभी सब कुछ इनके बारे में जानने वाले हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, बताइए निम्न में कौन सा विशेषण है। आपको इसमें से एक उठा के देगा, बाकी आपको संज्ञा दे सकता है, सर्वनाम दे सकता है, आपको कारक दे सकता है। तो आपको ये चारों कैसे याद रहे, उसके लिए ट्रिक लिख लिए। एक ट्रिक है सिंपल सी, इन चारों को कैसे याद करें। उसके लिए ट्रिक होगी आपकी GSPS।
GSPS, यदि आपने ये शब्द पढ़ा तो क्या होगा, आपके चारों विशेषण कंप्लीट होंगे। GS जर्नल अवेयरनेस, आप कुछ भी जनरल नॉलेज से समझे, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। GSPS, जी से क्या बनेगा, गुणवाचक विशेषण, S से क्या बनेगा, संख्यावाचक विशेषण, P से क्या बनेगा, परिमाणवाचक विशेषण, और S से क्या बनेगा, सर्वनामिक विशेषण बनेगा। क्लियर हुआ? आते हैं आगे। अब जो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। देखो जैसे कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा इसको रफ करो भाई, चलते हैं। N4 नंबर्स वो आप इंग्लिश में चले जाओगे, आपकी इच्छा है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1, जो आपने लिखा है, क्या लिखा है, गुणवाचक विशेषण। उसके बारे में जानना चाहते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। नंबर 1 शुरू करने वाले हो, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है गुणवाचक विशेषण? देखो आपको सीधा सीधा नाम से ही पता लगता है, विशेषण सबसे आसान है। गुण मतलब जो गुणों के बारे में बताता हो, गुण कैसे होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, आपका स्वाद वाले गुण भी होते हैं कि खट्टा है, मीठा है, रंग वाला भी होता है, ये भी गुण ही है कि काला है, भूरा है, नीला है, पीला है, ये भी गुण है। जो गुणों के बारे में बताएगा, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताएगा, वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। लिखते हैं इसके बारे में, लिखो, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म कोमा स्वभाव का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण एक कहावत भी है कि अपनी भैंस को कोई काली नहीं बताता, उस पे ही एक उदाहरण लिखते हैं, मेरी भैंस गोरी है, मेरी भैंस गोरी है। इस उदाहरण में आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि भैंस की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है, गोरी है, ये क्या है, इसका एक गुण है, तो ये क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। दूसरा उदाहरण भी लेते हैं जो आपको प्रयोग में रहता है, ये लेते हैं, मेरा दोस्त कपटी है। ये कहावत सुनने में आती है कि अपने दोस्त पे कभी भी विश्वास नहीं किया जाता और करते नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त मुझसे कुछ छुपा रहा है, कुछ बातें, कुछ नंबर से छुपा रहा है। इसके बारे में लिखते हैं, मेरा दोस्त कपटी है, मेरा दोस्त कपटी है। यहाँ पे दोस्त की विशेषता को दर्शाया जा रहा है, किससे, कपटी से, यहाँ से गोरी से। एक और लिख लेते हैं लास्ट, जैसे वह ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है। आदमी की विशेषता बताई जा रही है, आदमी क्या है, ईमानदार है। ठीक है, उदाहरण आपके कंप्लीट हुए। अब इनमें क्वेश्चन क्या दिया जाता है, क्वेश्चन के बारे में जानें। इसको आप समझ चुके होंगे। सीधा सीधा ये दिया जाता है जैसे कोई कुछ उदाहरण दे दिया गया कि ताजमहल बहुत पुराना हो चुका है, बताइए ये कैसा विशेषण है, कालबोधक विशेषण है, रंगबोधक विशेषण है, गुणबोधक विशेषण है, आकारबोधक विशेषण है। मतलब आपका गुणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में जानते हैं। कुछ शब्द आएंगे जिसे हम रखेंगे कालबोधक विशेषण में, कालबोधक विशेषण में। गुणवाचक के ही ये पार्ट होंगे, छोटे छोटे ए पार्ट बोल सकते हो आप इसको। कालबोधक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं उनके बारे में लिखना चाहोगे, लिखे। जैसे नया, पुराना,
नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। ये मौसमी जिसका जूस निकलता है वो नहीं, मौसमी ऋतु की बात चल रही है। प्राचीन, ऐसे शब्द कहीं आपको मिले तो ये क्या कहलाएंगे, कालबोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि आप सीधा सीधा समझ चुके होंगे कालबोधक, इससे सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। काल मतलब जो समय के बारे में जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, कालबोधक विशेषण में, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और ये कालबोधक किसका पार्ट है, गुणवाचक विशेषण का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट इसी का लिखेंगे, रंगबोधक विशेषण। अब जैसे नाम से आपको लग रहा है कि रंगबोधक, इसमें क्या की बात करी जाएगी, रंगों की बात करी जाएगी। सर रंगबोधक विशेषण का मतलब होगा काला, भूरा, नीला, पीला, नारंगी, आपस आसमानी, कुछ भी बोले, ये सब के सब किस में आएंगे, रंगबोधक विशेषण में आने वाले हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, काला, बैंगनी, जितने भी रंगों की बात करी जाएगी वे सारे के सारे रंग किस में आने वाले हैं, रंगबोधक विशेषण में आने वाले हैं। आप इस बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट लेते हैं, गुणबोधक विशेषण। जी बैंगनी, ठीक है। गुणबोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण में लिखेंगे, गुण का मतलब जो गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसे अच्छा, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, टेढ़ा आदि, सरल। ऐसे जहाँ भी शब्द आएंगे वे किसके अंतर्गत जाने वाले हैं, वे गुण बोधक विशेषण के अंतर्गत जाने वाले हैं। आस्तिक नास्तिक भी इसके अकॉर्डिंग आएगा, बिल्कुल। ये गुणों की प्रदर्शित करेगा तो आस्तिक नास्तिक भी इसके अकॉर्डिंग आ सकता है। आस्तिक और नास्तिक भी आप लिख सकते हो। आगे देखें, डी पार्ट, इसी का एक पार्ट और है, आकार बोधक विशेषण। आकार बोधक विशेषण, जिसमें आकार की बात करी जाएगी वो किस विशेषण में आएगा, आकार बोधक विशेषण में आएगा। आपकी गणित की जितनी भी संक्रियाएं होती है, आपका शंकु, बेलन, गोला, वर्त, अर्धवर्त, वर्ग, आयत, ये सब किस में आने वाला है, ये सब आने वाला है आकार बोधक में। जैसे गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडोल, पतला और मोटा, ये शब्द किस में आने वाले हैं, आकार बोधक विशेषण में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा, इसमें आपको लग रहा है सुडोल, ये भी एक आकृति है, क्योंकि सुडोल क्या होगा, सुडोल को कहा जाता है ठोस, जो अपने आप के अणुओं को, जो अणुओं की आकृति कम से कम दूरी पर रहती है उसे सुडोल कहा जाता है। जो ये सुडोल होगा ये किस में आएगा, आकार में आएगा, क्योंकि सुडोल को कहने का मतलब होगा ठोस कहा जाता है। ठोस का संधि विशेष, ठोस का पर्यायवाची आप क्या समझ सकते हो कि सुडोल होता है। सुडोल का मतलब होगा जिसे तोड़ा ना जा सके आसानी से, उसे सुडोल कहा जाता है। ऐसे ही तो कुछ है, आते हैं
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखो आपको सीधा सीधा कह सकते हैं नया वर्ष आने वाला है, नया वर्ष आने वाला है, बताइए निम्न में कौन सा विशेषण है। आपने तो 4 विशेषण पढ़े, गुणबोधक विशेषण, संख्यावाचक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन आपको दिया गया नया वर्ष आने वाला है, बताइए कौन सा विशेषण होता है। आप देखेंगे ओहो कालबोधक विशेषण, रंगबोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण, आकारबोधक विशेषण, ये तो नहीं पढ़े। और ये है, ये पार्ट तो इसी के है ना, पार्ट इसी के है, तो आपको ये रखने होंगे याद कि कौन सा कहाँ आने वाला है। नया पुराना, जहाँ पर भी काल की बात आती है वो कालबोधक विशेषण के अंतर्गत आने वाला है। जैसा इसका कोई ले ले रंग, जैसे मिर्च का रंग लाल होता है, मिर्च का रंग लाल होता है, बताइए कौन सा विशेषण होगा, तो रंगबोधक विशेषण होगा। वह आदमी बहुत अच्छा है, अच्छा आ गया तो गुणबोधक विशेषण में आएगा। वह आदमी बहुत झूठा है तो झूठा आ गया, गुणबोधक विशेषण में आएगा। रोटी का आकार बहुत गोल था तो किस में आएगा, आकारबोधक विशेषण में आएगा। ठीक है, हाँ अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं जा रहे हैं तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है, गुणवाचक विशेषण के पार्ट है, तो ये गुणवाचक विशेषण का भी एक उदाहरण माना जाएगा। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 2, संख्या बोधक संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका नंबर 2 क्या, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 में आप पढ़ने वाले हो संख्यावाचक विशेषण। सीधा सीधा नाम से अर्थ निकल रहा है, जहाँ पे संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। लिखो, जहाँ पर संख्या का बोध होता है वह, जहाँ पर संख्या का, जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बात करते हैं इसके प्रकार की। अब ये प्रकारों में टूट जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। प्रकार कितने होते हैं इसके, 2 प्रकार होते हैं सर। कौन कौन से, नंबर 1 की बात कर लेते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, निश्चित मतलब जहाँ पर फिक्स हो जाता है, जहाँ पर संख्या दी जाती है वो क्या कहलाता है, निश्चितवाचक विशेषण कहलाता है। और जहाँ पे कुछ ज्ञात नहीं होता है, रहता ही है संख्या, वहाँ पर क्या कहलाता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसका डायरेक्ट उदाहरण ले लेते हैं। 10 लड़के, आगे आप खुद से बना लेना। 10 लड़के यहाँ आए थे, 10 लड़के टूर पर गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, संख्या फिक्स दे रखी है। अगर वो कहा जाता कई लड़के टूर पर गए हैं, तो वहाँ पे लड़के तो गए हैं, संख्या तो ज़रूर है लेकिन फिक्स नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा, अनिश्चितवाचक विशेषण में चला जाएगा। जैसे 10 लड़के 50 रुपये चारों ग्रुप आदि। इसी में इसका उदाहरण ले लेते हैं, इसी से संबंधित। 10 लड़के थे, क्या देंगे, कई लड़के 50 रुपये को कह देंगे कुछ रुपये, चारों ग्रुप कह देंगे कई ग्रुप या बहुत से ग्रुप। जहाँ पर फिक्स नहीं होता वो क्या कहलाता है, अनिश्चित कहलाता है। जहाँ पे फिक्स होता है वो क्या कहलाता है, निश्चित कहलाता है। फिक्स है ना। जैसे इसका कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं। कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, ऐसा ही आप ऊपर बना सकते हो। कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है।
तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जैसे शब्द, ये उदाहरण ज़रूर लिखें, सब कुछ समाप्त हो गया है, किस में जाएगा, अनिश्चितवाचक में चला जाएगा। अगर ये इसी का उदाहरण यहाँ पे लिखे तो कहेंगे घर बार समाप्त हो गया है। घर का और बार का जो सिस्टम था वो समाप्त हो गया है, फिक्स है, तो क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है तब भी आपका इसमें ही आने वाला है। फिर ये जो वाक्य होते हैं, कुछ समाप्त हो गया है सकारात्मक वाक्य है, कुछ भी समाप्त नहीं हो गया है नकारात्मक वाक्य है। अब ये क्वेश्चन चला जाएगा, सकारात्मक कौन से वाक्य होते हैं, नकारात्मक कौन से वाक्य होते हैं, कौन से पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, कौन से निगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। चलते, तो आपने नंबर 2 पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 को। नंबर 3 का नंबर है भाई कौन सा, परिमाण बोधक। नंबर 3 परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण का मतलब आप समझ चुके होंगे, जहाँ पर नाप तोल की बात करी जाएगी वो परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। लिखोगे जिन्हें, या बस आप ये लिख सकते हो जहाँ परिमाण का बोध होता है। परिमाण मतलब आप समझ चुके होंगे, जहाँ पर मापने तोलने की बोध की करा जाएगा, बोध होगा, वो क्या कहलाएगा, परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। क्या लिखा आपने, परिमाण का बोध होता है, क्या कहलाता है, परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है, परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित परिमाण बोधक होगा और एक दूसरा क्या होगा, अनिश्चित बोधक परिमाण बोधक होगा। नंबर 2, ये प्रकार लिखोगे, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए पार्ट निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, और दूसरा आप जान चुके होंगे, दूसरा क्या होगा भाई, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जहाँ पर निश्चित हो जाता है, परिमाण निश्चित हो जाता है, 10 किलो दूध है, तोला गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, परिमाण बोधक होगा। कुछ दूध है, बाल्टी में कुछ दूध रखा हुआ है, तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। समझ चुके हो आप, देखते हैं। निश्चित में लिख लेंगे 10 केजी घी, मतलब 10 किलो घी। 50 कुंटल गेहूँ, ये भी किस में आने वाला है, निश्चित में ही आने वाला है, 50 कुंटल गेहूँ। जैसे इसमें आएगा कुछ में कुछ घी, यहाँ पे आएगा थोड़ा दूध या थोड़ा पानी। ये शब्द किस में आने वाला है, अनिश्चित बोधक विशेषण में आने वाला है, नोट कर लीजिए। अब देखने वाले हैं नंबर 4, आपका है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम की विशेषता बताता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम, सर्वनाम को सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। विशेषण कहते हैं। अभी जानेंगे इसके बारे में। इनके प्रकारों की बात कर लो, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होंगे? नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 ये मौलिक है तो दूसरा होगा यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक क्या होता है? जो संज्ञा के बिना बदले मौलिक रूप से संज्ञा से पहले लग जाता है और उसकी विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। दोबारा से फिर से समझे मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम के बिना बदले मौलिक रूप से संज्ञा से पहले लग जाता है, क्या कहलाता है? मौलिक विशेषण कहलाता है। जैसे घर मेरा है, घर मेरा है, घर शब्द क्या होगा? इसमें संज्ञा होगा। घर मेरा है, लेकिन इससे पहले शब्द जुड़ गया यह घर मेरा है, तो यहाँ पे जो यह आएगा वो किसका काम करेगा? वो मौलिक का काम करेगा। घर को उसने नहीं बदला है, मतलब घर का स्थान पे घर ही रहा है। जब घर को बदल दिया जाएगा, जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी भाव को बदल देगा। जैसे घर मेरा है, यहाँ पे बोला गया घर मेरा है, यह घर मेरा है, दोनों के भाव एक ही है, दोनों का मतलब भी एक है। लेकिन आपको कहा जा आदमी नहीं देखा, आदमी नहीं देखा, लेकिन उससे पहले एक शब्द जोड़ा गया ऐसा आदमी नहीं देखा। दोनों वाक्यों के अर्थ बदल चुके हैं। आदमी नहीं देखा एक बात, दूसरा बोला गया यह आदमी नहीं देखा, या आदमी नहीं देखा, दूसरा शब्द बोला गया ऐसा आदमी नहीं देखा। दोनों के भाव बदल चुके हैं। जहाँ पर भाव को बदल दिया जाता है, जहाँ पे उसके अर्थ को बदल दिया जाता है, वो यौगिक के अंतर्गत आता है। जहाँ पर अर्थ नहीं बदला जाता वो किसके अंतर्गत आता है? मौलिक के अंतर्गत आता है। दिखते हैं जो सर्वनाम बिना बदले मौलिक रूप से संज्ञा के पहले उसकी विशेषता बताता है, उसकी विशेषता बताता है, ऐसे शब्द मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वाक्य लिखा जाए, और वाक्य भी कैसा? साधारण वाक्य। साधारण घर मेरा है, घर मेरा है, ये साधारण वाक्य रहा। इसका वाक्य का रूपांतरण किया गया मौलिक वाक्य में, यह घर मेरा है। तो यहाँ पे यह शब्द किसका काम करेगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण का कार्य करने वाला है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, किताब फट गई है। अब ये नहीं पता किताब कौन सी फटी है, लेकिन यह किताब फट गई है, तो इसका मतलब फिक्स हो गई वैल्यू। तो आप कह सकते हो यह किताब फट गई है। एक और आप लिख सकते हो, कोई आदमी सो रहा है। निश्चित नहीं है, बस आप लिख सकते हो कोई आदमी सो रहा है। इसमें लिखे यौगिक में, यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करना चाहते हैं, लिखेंगे जो सर्वनाम रूपांतरित
होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा। यहाँ पे ऐसा जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। कैसा घर चाहिए, इसमें कैसा जो शब्द होगा वो यौगिक के अंतर्गत आने वाला है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, ये किसके अंतर्गत आने वाले हैं? ये सारे उदाहरण जैसा शब्द आया वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आने वाला है। तो ये थे आपके विशेषण। आप दोबारा से रिवीजन करें। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जी सर 4 प्रकार के होते हैं। ट्रिक क्या थी आपकी? आज केवल सिंपल सी ट्रिक थी। GSPS। जी से क्या बना? गुणवाचक विशेषण। P से S से क्या बना? संख्यावाचक। और P से क्या बना? परिमाणवाचक। और S से क्या बना? सार्वनामिक बना। नंबर 1 की बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिससे वे शब्द वे अक्षर जो वाक्य के शुरू में, आखिरी में, बीच में संज्ञा से पहले, संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़कर उसके गुणों को बताते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं। ये गुणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कालबोधक विशेषण, दूसरा रंगबोधक विशेषण, तीसरा गुणबोधक विशेषण और चौथा आकारबोधक विशेषण। इसके बाद आपने जाना क्या? आपने जाना संख्या विशेषक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे सभी वाक्य जिनमें संख्या फिक्स होती है या संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जहाँ पे फिक्स दी होती है, 10 आदमी आ गए, 50 रुपये दीजिए, चारों ग्रुप जा रहे हैं, 5 लड़के आ गए हैं, 5 लड़के कोचिंग के लिए तैयार है। ये सब जो तैयार होंगे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले उदाहरण होंगे। अनिश्चितवाचक उदाहरण में क्या होंगे? कई लड़के कोचिंग के लिए तैयार है, तो यहाँ पे कई हैं, आप ये नहीं कह सकते वे 2 है, 3 है, 50 है कि 9 है। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि कई ग्रुप आपस में झगड़ने लगे, कई ग्रुप है, अब ये 5 ग्रुप भी हो सकते हैं, 50 ग्रुप भी हो सकते हैं। जहाँ पे फिक्स नहीं होता वो अनिश्चित कहलाता है, जहाँ पे फिक्स होता है वो निश्चित कहलाता है। इसके बाद आपने जाना परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक का मतलब परिमाण का मतलब होता है जहाँ पे मापने तोलने की बात करी जाएगी, मापने तोलने वाले शब्द आएंगे, वो किसके अंतर्गत जाने वाले हैं? परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत जाने वाले हैं। 10 किलो घी दीजिए, 10 किलो दूध दीजिए, या आपको कहा जाएगा 1 कुंटल गेहूँ दीजिए। यह क्या परिमाण बोधक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित क्या होगा? निश्चित जिसका मान फिक्स होगा, जिसको तोलकर माप कर लिखा गया होगा। बाल्टी से 10 किलो दूध को मापा गया है, तो यहाँ पे बाल्टी में दूध कितना था? 10। ये किसके अंतर्गत जाने वाला है? निश्चित परिमाण बोधक के अंतर्गत जाने वाला है। कहा गया बाल्टी में कुछ दूध है, तो वहाँ पे अनिश्चित के, ये किसके अंतर्गत जाने वाला है? अनिश्चित के अंतर्गत जाने वाला है। नेक्स्ट आपने फिर पढ़ा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो मौखिक, ये ले यहाँ पे मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना बदले मौलिक रूप से उस संज्ञा से पहले लग जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं मौखिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, कहा गया घर मेरा है, गाँव में ये कहा गया घर मेरा है, इसका मतलब उस आदमी का, उस बंदे का घर कहीं तो है, लेकिन यह घर मेरा है सामने खड़ा होकर बोल रहा है, तब भी कोई बात नहीं, घर तो उसका पहले भी था। यह किताब फट गई है, किताब फट गई है, ये तो पक्का है कि किताब फट गई है, लेकिन कौन सी किताब फट गई है? उसने हाथ में देके बोला कि यह किताब फट गई है। यहाँ पे यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या होगा? जो सर्वनाम को रूपांतरित होकर संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताता है।
वो क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषता यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे अगर मैं इसे हटा दूँ केवल आदमी नहीं देखा, अब आदमी नहीं देखा मतलब आदमी को ढूंढना चाह रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आदमी नहीं देखा इसका मतलब औरतें औरतें देखी है, इसका मतलब ये भी निकलता है। लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा इसका मतलब या तो आदमी अपराधी रहा होगा, या आदमी कुछ ज़्यादा अपंग रहा होगा, या आदमी मतलब साधारण आदमियों से कुछ अलग है, इसीलिए यहाँ पे शब्द आया है ऐसा आदमी नहीं देखा है। कैसा घर चाहिए? घर चाहिए अलग बात है, लेकिन कैसा घर चाहिए वो बताना होगा आपको। पत्थर लगा घर चाहिए या हीरो वाला घर चाहिए, वो आप खुद से देखें। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस देश में जाएंगे उसका ही भेष भर लेंगे। यो क्या जैसा शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। एक विशेषण की एक विशेष बात, एक खास बात लिखने वाले हैं अभी। ये आपके विशेषण कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रफ किया जाए वैसे। अब देखते हैं इसकी एक विशेष बात, एक खास बात। एक उदाहरण लिखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है। काला कुत्ता मर गया है। काला कुत्ता मर गया है। ये आपने एक उदाहरण लिया और इसमें हम कुछ जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन क्या क्या हो सकती है। इसमें एक शब्द आया है काला। वैसे मैं बात करूँ, ये काला किसके अंतर्गत जाने वाला है? गुणवाचक के अंतर्गत जाने वाला है। और गुण में भी किसके अंतर्गत जाने वाला है? रंगबोधक के अंतर्गत जाने वाला है। लेकिन जो काला है वो क्या क्या कहा जा सकता है उसके बारे में जानिए। काले की अगर बात करूं, काला विशेष्य है कि विशेषण है? विशेष्य तो जी कुत्ता हुआ, और काला क्या हुआ? उसे विशेषण हुआ, तो हम इसे विशेषण भी कह सकते हैं। एक बात। सेकंड, ये गुणबोधक है। हाँ जी, ये गुणबोधक है, गुणबोधक के अंतर्गत जाता है। जो रंगों की बात करता है, परिमाण की बात करता है, वो गुणबोधक के अंतर्गत जाता है। क्या ये रंगबोधक है? हाँ, ये रंगबोधक भी है। क्या ये पुल्लिंग है? हाँ, ये पुल्लिंग है। ये शब्द पुल्लिंग है? हाँ जी, ये पुल्लिंग शब्द है काला, क्योंकि काले का पुल्लिंग शब्द काला हुआ, और काले का स्त्री शब्द क्या होगा? काली। आगे, क्या ये एक शब्द है? हाँ जी, ये एक शब्द है, एक वचन है, एक शब्द कहा जा सकता है। और इसमें अगर बात करी जा दूसरा विशेष्य, मतलब जो कुत्ता है वो क्या है? कुत्ता केवल विशेष्य कह सकते हो आप। इसमें कुत्ता क्या होगा? विशेष्य होगा जी। संज्ञा भी कह सकते हैं। ऐसे तो आप इसे क्या कह सकते हो? एक वचन भी कह सकते हो। ऐसे आप इसे क्या कह सकते हो? पुरुषवाचक भी कह सकते हो। लिंग के आधार पर पुरुष एक वचन, और आप इसे कह सकते हो पुल्लिंग भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब शब्द एक है, उसके आंसर अनेक है। आपको आंसर पे फिक्स रखना है। कौन सा आंसर आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको भूल जाना है कि आपने पढ़ा क्या था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना होगा कि आपको चाहिए क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन एक रहा, बच्चे ने पढ़ा कि काला बस रंगबोधक है या काला केवल गुणबोधक है। वहाँ पे पूछा गया रंगबोधक, तो आपको दिक्कत होने वाली है। काला आपने पढ़ लिया, आपसे पूछा गया विशेषण है कि विशेष्य? हाँ जी, ये तो विशेषण है। काला पूछा गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जाके पूछा गया काला क्या है? पुल्लिंग है। काला शब्द क्या है? एक रंग है, एक वचन है। ऐसे ही कुत्ते की बात करी जाए तो विशेष्य कहलाएगा। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। मुझे थोड़ी जानकारी है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। आप ऐसा लिख दे, बहुत जानकारी है। इसमें एक शब्द लीजिए, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, बताइए थोड़ी बहुत क्या क्या हो सकता है? थोड़ी बहुत क्या हो सकता है? अनिश्चित जाएगा। एक तो बात ये फिक्स है कि ये अनिश्चित होगा।
क्योंकि निश्चित होता तो कहता वो 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, कितनी जानकारी आपको है, 5 विषयों की आपको जानकारी है या एक विषय की जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी कह दिया, इसका मतलब थोड़े थोड़े विषय में या थोड़ी सी ही जानकारी कह सकते हो, तो ये निश्चित नहीं हो सकता, तो ये अनिश्चित के अंतर्गत जाने वाला है। एक बात और क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग, थोड़ी बहुत कहा ना, थोड़ा बहुत भी होता है, थोड़ा बहुत होता है पुल्लिंग, थोड़ी बहुत क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग भी जाएगा। और क्या हो सकता है, ये आपने एक शब्द छोड़ दिया, ये विशेषण है कि विशेष्य है, ये कहलाएगा विशेषण। सबसे पहली बात तो यही है। नेक्स्ट, ये क्या है, कैसा बोधक है, ये संख्या बोधक है कि नहीं है। हाँ जी, ये संख्या बोधक है। संख्या बोधक में अनिश्चित है वो बात अलग है, लेकिन संख्या बोधक का भी एक ये उदाहरण है, तो ये संख्या बोधक भी रहा। और कैसा वाच्य है, आपने अभी वाच्य नहीं पढ़े, ये कर्मवाच्य है, जल्द ही आप पढ़ोगे। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, ये अलग अलग होते हैं, आप वाच्य जल्द ही पढ़ने वाले हो। संख्या बोधक है तो परिमाण बोधक भी होगा जी। और है, अगर बात करी जाए इसमें विशेष्य, विशेष्य शब्द क्या होगा इसमें बताइए, ढूंढ के बताना। विशेष्य शब्द क्या होगा बताइए, किसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ये जो जानकारी दी जा रही है, थोड़ी बहुत जानकारी किसके बारे में दी जा रही है, जानकारी के बारे में तो दी नहीं जा रही है, किसके बारे में, मेरे बारे में जानकारी दी जा रही है, मुझे है क्या जानकारी थोड़ी बहुत, तो मुझे शब्द क्या होगा इसमें, विशेष्य होगा। समझ आया आपको। तो क्वेश्चन कैसे भी जो पूछ सकता है, थोड़ी सी जानकारी रखें। आते हैं, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन दोस्तों का भी कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से, यदि आपको ऐसा लगता है। कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो में मेरी कहाँ पर खामियाँ रही है और कहाँ पर कुछ कमियाँ रही हैं, आप मुझे अवश्य बताएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का सेशन कैसा रहा,